आयनिक कंडक्टिविटी की बात करें तो म्यू प्लस जो होता है लैम्डा प्लस अपॉन फेराडे होता है। फेराडे कॉन्स्टेंट हमें पता ही है क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम। और अगर इसको हम नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो म्यू नेगेटिव होगा वो लैम्डा नेगेटिव अपॉन फेराडे कॉन्स्टेंट होगा। अगर हमें लैम्डा आयन चाहिए तो हमें इस म्यू के साथ क्या करना पड़ेगा, फेराडे कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे है इफेक्ट ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मिसाइल फॉर्मेशन के दौरान, जब मिसाइल फॉर्म होता है यानी कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन के ऊपर या क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जब मिसाइल का फॉर्मेशन होता है तो इस दौरान जो होता है बहुत सारे आयन मिलकर एक मिसाइल का फॉर्मेशन करते हैं, एक कोलॉइड बनाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे आयन मिलेंगे और एक ही कोलॉइड बनाएंगे तो इसका मतलब आयन का जो नंबर होगा डिक्रीज होगा। अब आयन का नंबर डिक्रीज होगा तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी में, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है सडनली हो रही है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से मोलर कंडक्टिविटी में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगी मोलर कंडक्टिविटी। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस कंसंट्रेशन के ऊपर यानी कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन के ऊपर अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो इस यहाँ पे यही लिखा है कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन पर मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। मिसाइल का फॉर्मेशन होगा तो नंबर ऑफ आयन जो है फास्टली डिक्रीज करेंगे और बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करें तो एक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो एक्टिव कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट है वो बढ़ेगा, इसका मतलब एक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब वो जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी मोल फ्रैक्शन किसी भी टर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पर गामा है। गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो एक्टिविटी इक्वल होगा गामा सी, यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन, और अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में हम इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे है अगर क्या हो गया कि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में जितना कंसंट्रेशन है वो सारा एक्टिव होता है, मतलब सारा कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस केस में जो एक्टिविटी है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली इक्वल हो जाती है, और अगर कंसंट्रेशन एक्टिविटी के डायरेक्टली मतलब इक्वल हो गया है तो हम क्या कहेंगे कि गामा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है। अब आगे देखेंगे रिएक्शन बिटवीन मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पर जो ए प्लस माइनस होता है वो ए प्लस प्लस ए माइनस अपॉन 2, यानी कि इन दोनों का एवरेज होता है। और गामा प्लस माइनस भी गामा प्लस गामा माइनस का क्या रहता है, एवरेज रहता है। अब इनके बीच का रिलेशन को देखें तो ए प्लस माइनस इक्वल होता है एक्स, इस एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और होल पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, गामा प्लस माइनस एंड मोलरिटी एम। यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स और वाई है वो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन है। आगे आयनिक स्ट्रेंथ में है, आयनिक स्ट्रेंथ आई इक्वल होता है हाफ समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर। यहाँ पर सी आई की बात करें तो सी आई कंसनट्रेशन ऑफ आयथ आयन है, जेड आई की बात करें तो जेड आई चार्ज ऑन आयथ आयन है, किसी भी आयथ आयन पर जो चार्ज होगा। और आई की बात करें तो आई है आयनिक स्ट्रेंथ जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आगे बात करें डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ। डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल होता है माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई, जहाँ पर ए जो है डी बाई हकल लिमिटिंग कांस्टेंट है, आई जो है आयनिक स्ट्रेंथ है, और जेड जो है वैलेंसी विदाउट साइन है। यहाँ पर साइन यूज नहीं करेंगे, अगर माइनस का साइन होता है -1 होता है तो उसको 1 कंसिडर करेंगे, -2 होगा तो 2 कंसिडर करेंगे, साइन को हमें नहीं लेना है। डी बाई हकल थ्योरी में इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट और विस्कोसिटी इफेक्ट या फ्रैक्शन इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो लैम्डा एम की वैल्यू होती है लैम्डा इनफाइनाइट माइनस 28.94 जेड प्लस प्लस जेड माइनस अपॉन डी टी दी पावर हाफ ईटा प्लस 9.834 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन डी टी दी पावर 1/2 लैम्डा इनफाइनाइट डब्ल्यू या ओमेगा
और अंडर रूट सी जेड प्लस या जेड प्लस जेड माइनस। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अगर हम देखें तो जेड प्लस जेड माइनस है वैलेंसी, जो कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो वैलेंसी है वो लेनी है विदाउट साइन। और डी की बात करें तो डी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ईटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओमेगा है, ओमेगा एक कांस्टेंट है जो कि स्टोइकोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की स्टोइकोमेट्री पर डिपेंड करता है। अब अगर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो इस केस में यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम देखें तो लैम्डा एम जो पूरी वैल्यूज़ है, क्योंकि यूनिवेलेंट है इनकी 1 1 वैल्यूज़ लेंगे, सबको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिलती है। और ओवरऑल एट लास्ट जो फॉर्मूला बनता है वो लैम्डा एम इक्वल लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस के अंडर रूट सी होता है। यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है, के क्या है, के की वैल्यू है इतना ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट एम। ये जो के ये है के की वैल्यू, और यहाँ पर ए जो है ये जो टर्म है वो ए है और इतना क्या है बी है। अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप हमेशा हमें पता है tan थीटा होता है लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन अपॉन अंडर रूट सी टू माइनस अंडर रूट सी वन इक्वल माइनस का के, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव आएगा, तो स्लोप क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का के होगा। आगे डी बाई लेंथ, डी बाई हकल लेंथ और डी बाई स्क्रीनिंग लेंथ, इसमें से कुछ भी कह सकते हैं इसको। डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ की अगर बात करें तो इसको लैम्डा डी से रिप्रेजेंट करते हैं या 1/x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या x इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैम्डा डी इक्वल क्या होता है अंडर रूट एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट के बी टी अपॉन 2e² NaH। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इनकी अगर बात करें तो ई आर जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये वैक्यूम परमिटिविटी है जिसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻² FM इनवर्स होती है। और लैम्डा डी, अगर लैम्डा डी की बात करें तो ये लैम्डा डी है डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ। के बी की बात करें बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू R/Na होती है। और टी की बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आई जो है आयनिक स्ट्रेंथ है जो हमें पहले भी पता है हम कैसे निकालते हैं, हाफ समेशन ऑफ CI/ZI²। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले से देखें तो ये रिलेशन भी हमें मिल सकते हैं। लैम्डा डी किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन लेते हैं तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हटा लेते हैं, तो प्रोपोर्शनल होगा ER/T और आई अपॉन आई के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चार्ज डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, या उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आगे इसकी बात करें तो Zn को जब Zn+2 में हम चेंज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हम इसको क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर यहाँ पे क्या होता है Cu2+Cu में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है बट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया और जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 1.0 मोल होता है। अगर गैसियस इलेक्ट्रोड की बात करें तो जो प्रेशर होगा 1.0 ATM होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये जीरो होता है, और जीरो जो है खुद से मर्जी से कंसिडर किया गया है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी प्रोसेस के द्वारा जीरो निकला है, जीरो खुद ही कंसिडर किया गया है और जो बाकी जितनी भी वैल्यू है वो इसके रिस्पेक्ट में ली गई है। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर एज ए रिफरेंस यूज किया गया है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेशन बिटवीन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन एंड इफेक्टिव रेडियस ऑफ आयन। हमें पता है साइज बढ़ेगा तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, और इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी और जो रेडियस जो कि साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनके बीच रिलेशन देखेंगे तो इन्वर्सल रिलेशन होगा। फॉर्मूले की बात करें तो म्यू इक्वल ZE/6π/η/r। यहाँ पर म्यू आयनिक मोबिलिटी हो गई, जेड वैलेंसी ऑफ आयन हो गई, ईटा की बात करें तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है,
जो हमने पॉइज में लेना है। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल ले तो ई दी पावर माइनस के आर अपॉन आर होती है, जहाँ पर के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, आर जो है डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम आयन है, आयन से डिस्टेंस कितनी है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही है, आर अपॉन एन होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सॉल्वेलाइज्ड आयन हैविंग सिमिलर चार्ज। जब दो आयन जिसके सिमिलर चार्ज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस देखे तो उसको निकालते हैं 2q² अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट kBt से, जहाँ पर d डिस्टेंस बिटवीन टू सेम आयन है, q चार्ज ऑन आयन है, एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वैक्यूम परमिटिविटी है, kb की बात करें बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और t जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। डी बाई हकल इक्वेशन का जब डेरिवेशन किया जाता है तो उस टाइम अजम्पशन क्या लिए जाते हैं? पहला है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दूसरा है पॉइजन इक्वेशन, तीसरा है जो ई साई होता है इज लेसर देन के टी, और जेड प्लस माइनस जो होता है ई और फाई वो लेसर देन के बी टी। यहाँ पर याद करने के लिए सिंपल है कि जो के टी वाले टर्म है वो हमेशा बड़े रहते हैं। अब आगे है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब होता है जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो आउटर सर्किट में तो कैथोड से एनोड की तरफ होती है, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, और जो इनर सर्किट है, इनर सर्किट में आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और आयन जो होते हैं कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करते हैं, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ को मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एनोड से कैथोड की तरफ को मूव करेगी। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ई सेल और ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई सेल या ई नॉट सेल अगर हमें निकालना है तो ई सेल निकालने के लिए हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, यानी कि हमें सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर ई नॉट अगर सेल निकाले तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पर जो ई सी है ई ए है, हमें इसका सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ इलेक्ट्रोड है उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का जैसे 0.00 वोल्ट होता है, जिंक के इलेक्ट्रोड का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ लें तो -0.76 वोल्ट होता है। इस तरीके से आयरन का 0.44 वोल्ट होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। सेल के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है, डब्ल्यू मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन इक्वल एन एफ ई सेल। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ जो है फेराडे कांस्टेंट है, ई सेल के है सेल पोटेंशियल। यहाँ पर जो डब्ल्यू मैक्सिमम लेंगे हम जूल में लेंगे। डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी जो होता है माइनस डब्ल्यू मैक्स से होता है। डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू एन एफ ई सेल है, तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल होगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट की बात करेंगे तो ई सेल को हम ई सेल नॉट, ई सेल की जगह ई सेल नॉट लेंगे। आगे है नस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नस्ट इक्वेशन में हम ई सेल की वैल्यू लेते हैं ई नॉट सेल को यूज करते हुए। तो ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ए पी अपॉन ए आर, यानी कि एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट या एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट एक्टिव है, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे बात करें अगर 298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, आर की वैल्यू लेंगे, एफ की वैल्यू लेंगे, इनको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे आती है -0.0591। तो ई सेल इक्वल हो जाता है ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर टी टेम्परेचर पर लेंगे तो टी टेम्परेचर पर इस तरीके से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, प्योर सॉलिड की वैल्यू हमेशा 1 होती है, प्योर लिक्विड की वैल्यू 1 होती है, प्योर गैस की वैल्यू भी कई बारी 1 ही देखने को मिलेगी। अब अगर इस तरीके से M2+ कुछ इलेक्ट्रॉनों को लेके M बना रहा है, तो यहाँ पर M2+ का क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन होगा तो जिसका रिडक्शन होता है खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद का रिडक्शन करता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। और यहाँ पे क्या होगा, आर, यानी कि ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है उसको ऑक्सीडेंट कहते हैं, जो सेल्फ रिड्यूस हो जाता है उसको रिडक्टेंट कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेंट है और ये रिडक्टेंट है। उसके बाद आगे है ई ओ आर, यानी कि ऑक्सीडेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्टेंट में। तो ये इक्वल होता है ई नॉट ओ आर के, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, -2.303 RT अपॉन NF लॉग रिडक्टेंट अपॉन ऑक्सीडेंट। स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसके लिए क्या देखते हैं हम, हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होती है जब उसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब यहाँ पर अगर हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लानी है तो हमें पता है डेल्टा जी इक्वल -NF ई नॉट सेल या ई सेल होता है। तो ई सेल अगर माइनस का होगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में डेल्टा जी जो है पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव पर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर हमें स्पॉन्टेनियस सेल चाहिए, सेल में स्पॉन्टेनिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारा जो ई सेल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ई सेल अगर ज़ीरो होगा या ई सेल जो है नेगेटिव होगा, इस केस में नॉन स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी और जो सेल है नॉन फिजिएबल सेल का फॉर्मेशन होगा। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कैलकुलेट करना है तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है ज़ीरो होती है। इसका मतलब ई सेल भी क्या रहेगा, ई सेल भी ज़ीरो रहेगा, तब डेल्टा जी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल NF ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT। अगर लॉग इधर भेजते हैं तो ये पूरी एंटी लॉग में आ जाएगी, तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर बात की जा रही है। और के इक्विलिब्रियम इक्वल एंटी लॉग NF ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT इक्वल एंटी लॉग, हमें पता है ये वैल्यू जो है माइनस जी डेल्टा जी के इक्वल होती है, तो यहाँ पर इसकी जगह माइनस डेल्टा जी नॉट ले लेंगे, तो ये के इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे जो चैप्टर बचा है, अभी लास्ट पार्ट इसका बचा है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।